चलो सामने ध्यान दो इधर। चलो कल जो एक बार पढ़े थे रिवीजन कर लो उसको। च- चलो हूण जो थे एक किस टाइप के लोग होते थे बता दो, हूण वाले? खाना बदोश, ठीक है ना। इनका क्षेत्र क्या था बता दो? फारस। और राजधानी क्या था? बामियान। राजधानी क्या था? और यहाँ के हूण आक्रमणकारी में दो लोग फेमस हुए, पहला का नाम तारामण, क्या नाम था? और दूसरा का नाम मिहिर कुल, क्या नाम था? मिहिर कुल किस टाइप का था ये? बौद्ध विरोधी, या इसे क्या नाम से जानेंगे? मूर्ति भंजक। कैसा था बता दो? मूर्ति भंजक। और हूण आक्रमण की जानकारी कौन सा अभिलेख से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से। किससे मिलता है? और ये जो हूण आक्रमण किसके समय हुआ था भारत में? तो बताएंगे स्कंद गुप्त के समय। किसके समय? स्कंद गुप्त के समय ऐसा हुआ था। आ रहा समझ में? और ये जो हूण जो है कितने शाखा में बटे थे? दो शाखाओं में। एक क्या था? पश्चिमी शाखा, और दूसरा पूर्वी शाखा। मतलब जो आपका फारस या ईरान था उधर से दो भागों में बटे थे। तो भारत में कौन आएगा हमारे तरफ? पूर्वी शाखा। कौन आता है? पूर्वी शाखा आता है। और इनका कोई धर्म था क्या? नहीं। हूण एक प्रकार का क्या था? जाति था। किसी भी धर्म को मानते थे क्या? नहीं। फिर इसके बाद हमको देखने मिलता है, मतलब हूण आक्रमण के कारण कौन सा वंश खत्म हो गया? गुप्त, सॉरी, हाँ गुप्त वंश कौन सा खत्म हो जाता है? और गुप्त वंश का ही सामंत लोग क्या बना के गए हैं? वर्धन वंश। वर्धन वंश का संस्थापक कौन था बताओ? पुष्यभूति। कौन था बताओ? और वर्धन वंश के बारे में या पुष्यभूति के बारे में देखेंगे तो पुष्यभूति ने अपनी राजधानी बनाया था थानेश्वर को। किसको बनाया था? जो अभी के हरियाणा क्षेत्र में आपको देखने मिलेगा। पुष्यभूति की पत्नी का नाम क्या था? यशोमती। पुष्यभूति के कितने संतान थे? तीन संतान। पहला राजवर्धन, दूसरा हर्षवर्धन, और तीसरा राजश्री। राजश्री का विवाह किसके साथ होता है? कन्नौज के राजा, नाम क्या था? ग्रहवर्मन। क्या नाम था? ठीक है ना। ग्रहवर्मन की हत्या कौन किया था? मालवा के शासक देवगुप्त ने किया था। ठीक है। फिर देवगुप्त की हत्या कौन करेगा? राजवर्धन। कौन करेगा? राजवर्धन। राजवर्धन की हत्या कौन करेगा? शशांक। कहाँ का राजा था? बंगाल का गौड़ शासक था ये। और शशांक की हत्या कौन करेगा? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के सामने कितनी चुनौती थी? दो। पहला राजश्री का पता लगाना, क्योंकि यह जंगल में चली गई थी, और दूसरा साम्राज्य को संभालना, क्योंकि दो क्षेत्र उनके हाथ में आ गया था। तो वो कन्नौज की ओर गया। कहाँ गया बता दो? कन्नौज। और कन्नौज को अपनी क्या बनाया? राजधानी। पहले उनकी राजधानी क्या चल रहा था? थानेश्वर। वहां से पूरा शिफ्ट होके कहाँ गए? कन्नौज। ठीक है। और हर्षवर्धन ने तीन पुस्तक भी लिखा था। क्या क्या नाम से बताओ? नागानंद, दूसरा रत्नावली, और तीसरा में प्रियदर्शिका। कौन सा पुस्तक? इसी के दरबार में रहता था बाण भट्ट। कौन रहता था? बाण भट्ट ने दो पुस्तक लिखा था। कौन कौन सा? कादंबरी, और दूसरा आधे लोगों को तो पता ही नहीं हो, केवल सुन रहे हैं। ठीक नहीं, क्योंकि यहां जाने के बाद लिखे हो कॉपी में? कौन नहीं लिखा है? सही से बताओ। ठीक है, हाथ उठाओ। नोट्स भेजता हूँ, उसको लिखे हो कि नहीं लिखे हो? आए ना? देखो लिखे होगे तो याद होगा, क्योंकि यहाँ तो केवल अपन समझते बस हर एक चीज को। जो मेहनत है वो घर में जाके करना है। समझ आ पा रहा है? यहाँ उस चीज को अपन जल्दी जल्दी कवर बस कर सकते हैं। हाँ है ना? अब वहाँ घर में जाके याद करना लिखना वो आपका काम है। और नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। और सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर जिंदगी भर ऐसी रहेंगे। मेहनत करोगे तो सुधर जाओगे। समझ में आ रहा है? और जैसे समय वेस्ट कर रहे हो घर में जाके ना लिखना ना पढ़ना, वो तो हमेशा चलते रहता है। समझ आ रहा है? कुछ बदलाव करना है तो अपने आप में करो। ठीक है। तब ऐसा लगता है कि कुछ चीज बदल रहा है, दुनिया बदल रहा है ऐसा करेंगे। कि दुनिया जैसा वैसे ही रहेगा, आपको बदलना पड़ता है। समझ आ रहा है? तब उसको आपको अपने नज़र से देखना है। तब लगता है कि हाँ कुछ परिवर्तन हो पा रहा है। नहीं तो जैसे हैं वैसे ही हो जाएंगे। घर में जाकर अब देखो याद ही नहीं किया तो क्या मतलब? ऐसा हो जाएगा ना। कल दिन भर जो यहाँ बैठ के पढ़े लिखे लेकिन आपको याद ही नहीं हुआ तो क्या मतलब? तो उसको आपको समझना है, याद करना है, तब कुछ काम हो पाएगा। आ रहा समझ में?
चलो, हर्षवर्धन के समय ही बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ हुआ था ये बताओ। हाँ हाँ, एक जन बस बोल रहे हो, क्या नाम, कहाँ हुआ था बौद्ध सम्मेलन। कन्नौज में। कन्नौज इसकी राजधानी था, तो वहीं कराएगा वो, समझ में आ रहा है। तो कन्नौज में क्या हुआ था, बौद्ध सम्मेलन, जिसे क्या कह दिया जाता है, पांचवी बौद्ध संगति, क्या बोलते हैं। हर्षवर्धन के समय ही कौन आया था, चीनी यात्री हेनसांग। कौन आया था, हेनसांग कब आया था, 629 ईस्वी में। कहाँ अध्ययन किया, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कौन किया था, कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कौन किया था, बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन के तुरंत फट से आंसर है, मतलब समझ जाओ एकदम एग्जाम के लोग रेडी हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं उन लोग। और जिन लोगों को सोचने का आवश्यकता पड़ गया, मतलब आप लोग बहुत पीछे हो दुनिया से, क्योंकि आपके जैसा लाखों लोग पढ़ाई कर रहे हैं। उन लोगों को फट फट आंसर आता है, पूछोगे तो समझ में आ रहा है। तो उस लेवल में आपको जाना पड़ेगा। हेनसांग ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, कौन सा पुस्तक लिखा था, सीयू की। कौन सा पुस्तक, सीयू की पुस्तक में बहुत सारी जानकारी मिला, जिसके कारण इसको बहुत सारे नामों से जाना गया। तो हेनसांग को ही क्या बोलते हैं, यात्रियों का राजकुमार। और बताओ, नीति का पंडित और शाक्य मुनि, क्या बोलते हैं, ठीक है ना। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध हुआ था, कौन से नदी के किनारे, नर्मदा नदी। जीता कौन था, पुलकेशिन द्वितीय। और इसकी चर्चा कौन से अभिलेख में है, एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख कहाँ से मिला है, कर्नाटक से। कहाँ से मिला है, तो क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। एहोल अभिलेख किसका है, पुलकेशिन द्वितीय का है। समझ आ पा रहे हैं, जिसमें किनके युद्ध की चर्चा है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध की चर्चा है। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी, 647 में। कब हुआ था। और उसके बाद उत्तर भारत में कोई महान शासक आ पाया क्या, नहीं। और उत्तर भारत में जो राजवंश जो है, या उत्तर भारत का जो इतिहास है, उसको एक थोड़ा सा गैप मिल गया। समझ आ पा रहा है, कितने वर्षों का, 200 वर्षों तक कोई भी हिंदू शासक नहीं आ पाया। और उसके बाद शासक आएंगे भी तो मुस्लिम शासक होंगे। कौन होंगे, और मुस्लिम के बाद फिर कौन आएंगे, अंग्रेज। तो भारत का इतिहास आगे नया मोड़ ले लिया। समझ आ पा रहा है, हिंदू राजाओं लोगों का पूरा समाप्त हो गया। इसलिए अंतिम हिंदू सम्राट किसको बोलते हैं, हर्षवर्धन को ही कहा जाता है। समझ आ पा रहे हैं यहाँ तक, है ना। तो हम लोग अभी तक उत्तर भारत के पूरे राजवंश देख चुके हैं। अब आसपास के जो थोड़े मोड़े दक्षिण भारत के या छोटे मोटे जो और वंश जो थे, जो आसपास चल ही रहे थे, उनको समझेंगे। समझ आ पा रहा है। तो दक्षिण भारत के राजवंश को समझने से पहले आपको देखना है आपका संगम वंश के बारे में। किसके बारे में, तो संगम वंश, या इसको हम बोलते हैं संगम काल। संगम काल जो दक्षिण भारत में हमको जो देखने मिला था, संगम काल कहाँ देखने मिला था बता दो, दक्षिण भारत क्षेत्र में। ये देखने मिला था 100 से लेकर 250 ईस्वी तक। कब से कब तक, 100 से 250 ईस्वी तक का जो समय था, उसको दक्षिण भारत में बोलते हैं संगम काल। क्या बोलते हैं। और संगम काल के समय 3 वंशों ने शासन किया था, जिसमें से एक क्या नाम है आपका, चेर वंश, दूसरा पांड्य वंश, और तीसरा चोल वंश। तो क्वेश्चन आता है कि जब दक्षिण भारत में संगम काल चल रहा था, तो कितने वंशों ने शासन किया था, 4, कितने वंश वाले, 3 वंश। कितने वंश है, 3 वंशों का शासन उस काल में देखने मिला। पहला कौन सा, चेर, दूसरा पांड्य, और तीसरा चोल। चोल वंश आगे और भी देखने मिलेगा कुछ समय बाद, लेकिन संगम काल में भी ये था। आया बात समझ में। संगम काल कब से कब तक था बता दो, 100 से लेकर 250, ये संगम काल है। और एक हमको आगे देखने मिलता है संगम वंश। क्या देखने मिलता है, वो अलग चीज है। संगम वंश देखने मिलेगा 14वीं शताब्दी में, जब उत्तर भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का जब शासन चल रहा था, उस समय दक्षिण भारत में एक वंश आया, संगम वंश। तो संगम वंश अलग चीज होता है, और संगम काल अलग है। आ रहा बात समझ में, है ना। क्योंकि संगम वंश की स्थापना इस समय जो किया था, वो किया था हरियर और बुक्का नामक व्यक्तियों ने। समझ आ पा रहा है, हरियर बुक्का जो आए थे, वो किसका स्थापना करेंगे, संगम वंश का। तो ये कब चला, 14वीं शताब्दी, मतलब 1300 से 1400 के बीच का समय है। समझ आ रहा है।
और ये कब का समय है? 100 से 200 ईस्वी का समय है। आया बात समझ में? दोनों में अंतर क्लियर है ना? चलो, तो इसमें देख लो 3 वंशों ने शासन किया था। उनके समझने से पहले संगम काल नाम क्यों रखा गया, ये संगम है क्या, इसको एक नजर थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है? तो ध्यान देना सब लोग। तो 100 से लेकर 250 ईस्वी के मध्य दक्षिण भारत में जो पांड्य राजाओं के संरक्षण में सम्मेलनों का आयोजन किया जाता था। क्या लगाते थे? सम्मेलन। क्योंकि दक्षिण भारत में कितने वंश वाले थे? 3 वंश, चेर वंश, पांड्य वंश और चोल वंश। तो जो पांड्य राजा आए थे, पांड्य वंश वाले, कौन सा वंश वाले? तो पांड्य वंश वाले लोग क्या करते थे? दक्षिण भारत में सम्मेलन का आयोजन करते थे, और जितने भी महान राजा लोग होते थे उनको एक जगह इकट्ठा करवाते थे उसी क्षेत्र में। तो कितने सम्मेलन का आयोजन हुआ बता दो? 3 विशाल सम्मेलन का क्या किए? आयोजन। और ये जो सम्मेलन जो होता था, सम्मेलन को तमिल भाषा में संगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगम। समझ आ पा रहा है? तो दक्षिण भारत में 100 से 200 ईस्वी 250 ईस्वी के बीच में 3 सम्मेलन हुए थे। कितने सम्मेलन? 3। और सम्मेलन को ही तमिल भाषा में क्या बोलते हैं? संगम। और इसी सम्मेलन में तमिल साहित्यों की रचना हुई थी। किसकी रचना? तमिल साहित्यों की रचना हुई थी, जिसको हम बोलते हैं संगम साहित्य। क्या बोलते हैं? संगम साहित्य। और इस समय को बोल देते हैं संगम काल। क्या बोलते हैं? संगम काल। समझ आ पा रहा है ना? और जो संगम साहित्य मिले उसमें कितने संगमों की चर्चा है? 3 संगम। संगम का मतलब सम्मेलन। कौन सी भाषा में? तमिल भाषा में। आया समझ में? तो उसी सम्मेलन के कारण नाम पड़ गया संगम काल और संगम साहित्य। समझ आ पा रहा है? तो संगम काल और संगम साहित्य का संबंध है दक्षिण भारत के वंशों से। किससे रिलेटेड है? दक्षिण भारत से पूरा संबंधित होगा। तो इसमें से देखते हैं प्रथम संगम। पहले क्या देखेंगे? देखो, सम्मेलन के कारण संगम काल बोल दिए, बस ये याद रखना है। आया समझ में? कब से कब तक ये चला था? 100 से 250 ईस्वी के बीच में 3 संगम हमको देखने मिलेगा। आया बात समझ में? चलो, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पर प्रथम संगम जो है ये हुआ था आपका दक्षिण मदुरा, जो तमिलनाडु में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? दक्षिण मदुरा कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु। और प्रथम संगम जो था इसकी अध्यक्षता किया था अगस्त्य ऋषि ने। कौन किया था बता दो? अगस्त्य ऋषि ने प्रथम संगम की क्या की थी? अध्यक्षता। इस संगम में आसपास के कुल कितने राजा? 89 राजाओं ने इस सम्मेलन में क्या लिया था? भाग। और जब ये जो दक्षिण मदुरा वाला जो क्षेत्र यहाँ पास आपको देखने मिलेगा, एकदम नीचे तरफ है। तमिलनाडु का जो एरिया है उसके एकदम दक्षिणी क्षेत्र में आता है आपका दक्षिणी मदुरा। क्या बता दो? और दक्षिणी मदुरा वर्तमान में हो चुका है जलमग्न। क्या हो चुका है? जल में वो डूब चुका है। तो जो भी साहित्य लिखे गए थे वहीं से वहीं बैठ के, पहले वो जमीन एरिया था, धीरे धीरे पानी के लेवल बढ़ते गया तो जमीन पूरा डूब चुके हैं आसपास के। समझ आ पा रहे हैं? तो जितने भी साहित्य लिखे गए, जितने भी संगम साहित्य लिखे गए, वो पूरा जल में डूब चुका है। तो इससे हमें कोई जानकारी मिलेगा क्या? नहीं। प्रथम संगम से कोई जानकारी नहीं मिला। मतलब इस संगम में जो भी साहित्यों की रचना हुई उससे हमको कोई जानकारी मिला क्या? नहीं, क्योंकि सब क्या हो चुका है? जलमग्न, पूरा वो डूब चुका है, क्योंकि कईयों साल पहले का बातचीत है वो। समझ आ पा रहा है ना? तो संगम काल के दौरान कितने संगम हुए थे? 3। प्रथम संगम कहाँ हुआ था? दक्षिण मदुरा में। अध्यक्षता कौन किया था? अगस्त्य ऋषि। कितने राजाओं ने भाग लिया था? 89। और ये दक्षिण मदुरा अभी क्या हो चुकी है? जलमग्न हो चुकी है। इसलिए कोई भी जानकारी प्रथम संगम से मिला है क्या? नहीं मिल पाया। समझ आ पा रहा है? अब आते हैं अपन द्वितीय संगम में। किसमें आते हैं? चलो, द्वितीय संगम की यदि हम बात करें तो द्वितीय संगम जो हुआ था ये हुआ था आपका मुख्य रूप से कहाँ आयोजित हुआ था? तो तमिलनाडु में ही इसका आयोजन करेंगे। जगह का नाम क्या है? कपाटपुरम। क्या है बता दो? कपाटपुरम। ये भी तमिलनाडु, जितने भी तमिलनाडु में ही देखने मिलेगा, क्योंकि पांड्य शासक लोग आयोजन करते थे और पांड्य शासक लोग तमिलनाडु में रहते थे। समझ आ पा रहे हैं? तो पांड्य शासकों के द्वारा फिर दूसरा संगम का आयोजन किया गया था। कौन से स्थान पर? कपाटपुरम। इसकी भी अध्यक्षता कौन करेगा बता दो? अगस्त्य ऋषि। कौन करेगा? अगस्त्य ऋषि। समझ आ पा रहा है ना? चलो,
और अगस्त ऋषि तो अध्यक्षता किया था। इसी संगम साहित्य में एक व्यक्ति था जिसका नाम था तोल्कापियर। क्या नाम था बता दो? तोल्कापियर। तोल्कापियर ने एक पुस्तक लिखा जिसको बोलते हैं तोल्कापियम। क्या बोलते हैं? तोल्कापियम साहित्य की क्या किया था? रचना। किस किस व्यक्ति ने किया था? तोल्कापियर नामक व्यक्ति ने द्वितीय संगम में पुस्तक लिखा जिसका नाम क्या था? तोल्कापियम। और बताया गया है कि इसमें कितने राजाओं ने भाग लिया था? 59 राजाओं ने भाग लिया। इससे पहले वाले में 89 राजाओं ने भाग लिया द्वितीय संगम का। बस इतना याद रखना है। समझ आ रहा है? अध्यक्षता कौन किया था बता दो? अगस्त ऋषि। ठीक है ना? एक मिनट में थोड़ा कुछ चेंजेस है तो थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है ना? अध्यक्षता कौन किया था? अगस्त ऋषि। और अगस्त ऋषि के बाद इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन किया था? मतलब ये इसको कुछ समय के लिए बनाया गया था, ऐसा है, अगस्त ऋषि को। और अगस्त ऋषि को फिर अध्यक्ष, ये कुछ समय तक अध्यक्ष था, फिर ये हट गया था। उसके बाद कौन बना? तोल्कापियर। कौन बना था? और तोल्कापियर ने कौन सा पुस्तक लिखा? तोल्कापियम साहित्य लिखा, जो एक हमारा तमिल साहित्य है। क्या बता दो? जो संगम काल में लिखी गई है। कौन से काल में? संगम काल। संगम काल कब से कब तक रहता था? 100 से 250। कितने संगम हुए? 3 संगम। तीनों संगम कौन करवाया? पांड्य शासक। कौन करवाए थे? प्रथम संगम में जो भी लिखी गई तमिल साहित्य की रचना जो हुई वो पूरा क्या हो चुकी है? जलमग्न। द्वितीय संगम हुआ तो कौन सा पुस्तक लिखा गया? तोल्कापियम। और इससे जानकारी मिला है संगम साहित्यों का या संगम काल का। समझ आ पा रहा है? आगे बढ़े। चलो अब आते हैं अपन तृतीय संगम में। किसमें आते हैं? चलो तृतीय संगम जो है इसके बाद हम देखें ध्यान से। तो तृतीय संगम का आयोजन स्थल जो हमारा है ये हुआ था आपका तमिलनाडु में। बस याद रखना कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किया था नक्कियर ने। कौन किया था? नक्कियर नामक व्यक्ति ने किया था। तृतीय संगम की क्या किया था? अध्यक्षता। इसमें कितने राजाओं ने भाग लिया था? 49। इससे पहले वाले में 59। इससे पहले वाले में तो सब में 9 तो है लास्ट में। समझ आ पा रहा है? एकदम पूरा पूरा नहीं आते थे। तो पहले कितना है? 89, उसके बाद 59, उसके बाद 39। तो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं राजाओं की संख्या। तो तृतीय संगम में कितने राजाओं ने भाग लिया? 49। और इस संगम में लिखे गए साहित्य का कोई स्पष्ट वर्णन या साक्ष्य नहीं मिला। जो भी साक्ष्य मिला है द्वितीय संगम का बस मिला है। किसका मिला है? तृतीय संगम का भी कोई साक्ष्य मिला है क्या? नहीं। है ना? तीनों संगम कौन से स्टेट में हुआ था? तमिलनाडु। और तमिल साहित्य का जो जनक है जिस किसको बोलते हैं? अगस्त ऋषि। क्योंकि पहला और दूसरा अगस्त ऋषि के नेतृत्व में हुआ था। भले ही सेकंड वाले में अध्यक्षता बाद में कोई दूसरा किया। इसलिए क्वेश्चन यहां से बहुत बार आता है कि तमिल साहित्य के जनक किसे बोलते हैं? अगस्त ऋषि को कहते हैं, जो रहने वाले थे बनारस के। कहाँ के रहने वाले थे? लेकिन दक्षिण भारत में आके संगम साहित्यों की अध्यक्षता किया था वो। ये सॉरी, संगम जो हुए थे सम्मेलन उसकी क्या किया था? अध्यक्षता। और इस पूरे संगम का आयोजन कौन किए थे? पांड्य राजाओं ने। कौन किए थे? पांड्य राजाओं ने किए थे। यहां तक क्लियर है सबका? है ना? चलो तो फिर से देखते हैं। तीनों संगम याद रहेगा? हाँ कि नहीं? चलो पहला संगम की अध्यक्षता कौन किया था? अगस्त ऋषि। दूसरा संगम अगस्त ऋषि, उसके बाद तोल्कापियर। कौन किया था? तोल्कापियर। और एक पुस्तक भी लिखा था, कौन सा? तोल्कापियम। तोल्कापियम एक क्या है? तमिल साहित्य। किस संगम में लिखी गई थी? द्वितीय संगम। तीसरा संगम जब लगा तो अध्यक्षता कौन किया? नक्कियर। यहां से भी जो भी चीज लिखे गए तमिल साहित्य के बारे में तो कोई साक्ष्य मिला है कि यहां से? कोई साक्ष्य नहीं मिला है। यहां तक क्लियर है? तमिल साहित्यों का जनक किसे कहते हैं बता दो? किसे कहते हैं? अगस्त ऋषि को कहा जाता है। समझ आ पा रहा है ना? चलो संगम काल के अंतर्गत, संगम काल जो चला था 100 से 250 तक, उस बीच में हमको कितने वंश देखने मिलते हैं? 3। कौन कौन सा था? चेर वंश, पांड्य वंश, चोल वंश। और तीनों ही किस नदी के किनारे, किस नदी के दक्षिण में थे? तो कृष्णा नदी के दक्षिण में 3 वंशों का उदय हुआ था। कौन से काल में? संगम काल में। कौन से काल में हुआ था? संगम काल में आपको देखने मिलेगा। समझ आ पा रहा है? तो एक एक करके कुछ वंशों के बारे में थोड़ा सा जानकारी इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा वंश देखेंगे? चेर वंश। कौन सा वंश देखेंगे?
चेर वंश के बारे में, है ना। चलो, संगम काल का सबसे प्राचीन राजवंश, सबसे पुराना राजवंश पूछेगा तो क्या बताओगे? चेर वंश। चेर का अर्थ होता है पर्वतीय देश। क्या होता है? तो ये पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे। केरल का जो आपका पूरा पहाड़ी एरिया है ना, उधर तो नीचे तरफ, समझ आ पा रहा है? भारत भूगोल में समझे होगे कि पूरा पर्वतीय एरिया उधर आपको देखने मिलता है। ठीक है, तो चेर का अर्थ क्या होता है बता दो? पर्वतीय देश। और चेर वंश को ही कहा जाता है एरापद। क्या बोलते हैं? चेरापद। क्या बोलते हैं? और ऐसा लिखा है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में, चेर वंश को क्या बताया गया है? चेरापद के नाम से लिखी गई है। कहा, क्या नाम से लिखा गया है? चेरापद, है ना। इसके अलावा हम बात करें, अशोक के द्वितीय शिलालेख में चेर वंश को कहा गया है केरल पुत्र। क्या बोला गया है? केरल, क्योंकि केरल में रहते थे। ये नक्शा देख सकते हो यहाँ पर, ये हमारा कौन सा एरिया है? केरल। तो केरल में कौन सा वंश चलता था संगम काल में? चेर वंश। तो इन्हीं को बोलते हैं केरल पुत्र। क्या बोलते हैं? बाकी तमिलनाडु क्षेत्र में तो चोल वंश, पांड्य वंश लोग थे इधर, समझ आ रहा है। लेकिन केरल क्षेत्र में कौन सा वंश था? चेर वंश। तो यहां पर देख लो, अगर क्षेत्र पूछेगा तो केरल के कौन से क्षेत्र में? मालाबार जो तट है, कौन सा तट? सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? मालाबार तट में। तो उसी मालाबार तट में संगम काल में रहते थे चेर वंश वाले। कौन रहते थे? चेर वंश। समझ आ रहा है। इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था बंजी, या इसी को बोलते हैं करूर। क्या बोलते हैं? करूर। तो बंजी या करूर को अपनी क्या बनाई थी? राजधानी। अब केरल में बस है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी केरल में मिलेगा। इनका राज चिन्ह होता था धनुष। क्या होता था बता दो? धनुष इनका क्या होता था? राज चिन्ह। और चेर वंश का जो पहला राजा था उदयन जरेल। क्या नाम था? उदयन जरेल। ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि चेर वंश का प्रथम शासक कौन था बता दो? उदयन जरेल। चेर वंश वाले कहाँ रहते थे जल्दी बताओ? केरल में। चेर वंश वाले कहाँ रहते थे? केरल में रहते थे। चेर का अर्थ क्या होता है? पर्वतीय देश। चेर का अर्थ, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में इन्हें क्या कहा गया है? चेरापद। अशोक के द्वितीय शिलालेख में क्या कहा गया है? केरल पुत्र। क्या कहा गया है? यह केरल के किस क्षेत्र में रहते थे? मालाबार क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? राजधानी क्या था इनका? बंजी या करूर। राज चिन्ह क्या था इनका? धनुष। प्रथम राजा का नाम उदयन जरेर। उदयन जरेर का एक काम है जो फेमस है। उदयन जरेल ने महाभारत के युद्ध में, जब महाभारत का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में सैनिकों को भोजन करवाया था। सैनिकों को क्या करवाया था? भोजन वगैरह। तो सैनिकों को भोजन किसने करवाया था? पूरा उदयन जरेल ने करवाया था, जो केरल का शासक था चेर वंश वाला। समझ आ पा रहा है ना। इसके बाद उदयन जरेल के बाद जो शासक आया, जिसका नाम है सेन गुटवन। क्या नाम है बता दो? सेन गुटवन। ये था चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक। चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक में किसका नाम आता है? सेन गुटवन का। पहला शासक में किसका नाम आएगा? उदयन जरेल। सबसे प्रतापी शासक सेन गुटवन। और इसने एक पूजा चालू किया था जो पूछा जाता है, जिसका नाम है कणकी पूजा। कौन सी पूजा? कणकी पूजा में होता क्या था? तो इसमें जो पति जो होते थे वो पत्नी की पूजा करते थे। अभी उल्टा हो जाता है, पत्नी किसकी पूजा करते हैं? पति का। लेकिन कणकी पूजा क्या होता था बताओ? जोर से बोलो। पति जो है पत्नी की पूजा करता था। कौन, किस पूजा में ऐसा होता था? कणकी पूजा। तो कणकी पूजा कौन चालू किया था? सेन गुटवन। कौन सा वंश का राजा? चेर वंश का। और सबसे प्रतापी है, लेकिन जिससे डरता है उसका पूजा करेगा। ठीक है, प्रतापी दूसरे के लिए है। ठीक है, घर में कोई प्रतापी होता है क्या? ठीक है, आ रहा बात समझ में? आया ना। चल, इसके बाद जो शासक आया जिसका नाम है आपका आदिगमान। कौन आता है? आदिगमान का भी नाम चेर वंश में देखने मिलता है, जिसने भारत में गन्ने की खेती चालू किया था। कौन सी खेती? गन्ने की खेती चेर वंश वाले लोग ही चालू किए थे, जिसमें शासक का नाम क्या है? आदिगमान। क्या नाम है? आदिगमान। कौन सी खेती? गन्ने की खेती। और फिर 190 ईस्वी के आते आते चेर वंश फिर क्या हो जाता है? समाप्त। तो इतना क्वेश्चन चेर वंश का याद रखना। समझ आ पा रहे हैं? तो संगम काल का सबसे प्राचीन राजवंश, तीनों में से सबसे पुराना चेर वंश वाला है। चेर का अर्थ पर्वतीय देश। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में
चेरापद अशोक के द्वितीय शिलालेख में केरल पुत्र। क्षेत्र क्या था इनका? केरल, मालाबार। राजधानी क्या था? बंजी या करूर। राज चिन्ह धनुष। प्रथम शासक उदयन जरेल। कौन से युद्ध में भोजन खिलाया था? महाभारत के युद्ध में। अगला शासक कौन आया? सेन गुटवंश। सबसे क्या था? प्रतापी। कौन सी पूजा चालू करवाया था? कर्ण की पूजा। आदिगमन ने क्या करवाया था? करनी खेती। चेर वंश लगभग कब खत्म हो जाता है? 190 ईस्वी के बाद ये खत्म, मतलब 190 ईस्वी के आते आते समाप्त हो गया था। समझ आ पा रहे हैं? है ना? चलो अब इसके बाद हम लोग समझते हैं पांड्य वंश के बारे में। किसके बारे में? पांड्य वंश। पांड्य वंश समझ आ रहा है? तो केरल तरफ रहते थे चेर वाले और तमिलनाडु तरफ पांड्य वंश। तमिलनाडु तरफ पांड्य वंश। तो ये जो थे तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में रहते थे। उत्तर भाग में तो चोल वंश वाले थे। तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में कौन रहते थे? पांड्य वंश वाले। नक्शे में देख सकते हैं, यहां पर ध्यान देना। चलो तो ये देख लो, इधर चेर वंश वाले कहां रहते थे? केरल। और तमिलनाडु के दक्षिण क्षेत्र में पांड्य। तमिलनाडु के कौन से क्षेत्र में? दक्षिण में कौन रहते थे? पांड्य वंश वाले। और उत्तर में कौन रहेंगे? चोल वंश का विस्तार आगे चल के और हुआ था अन्य क्षेत्र में। समझ आ रहा है कि चोल वंश आगे और जाना जाता है। कुछ समय तक इन लोग शांत थे, फिर और इन लोगों का उद्भव हुआ था। ठीक है, तो चोल वंश 2 बार हम पढ़ने मिलता है। चोल वंश को हम कितना बार पढ़ेंगे? 2 बार। पहली बार कब पढ़ते हैं? इधर संगम काल में, और आगे इतिहास में और देखेंगे इसको। ठीक है, चलो पांड्य वंश का बता दो। क्षेत्र क्या बताओगे सब लोग? तमिलनाडु का दक्षिण भारत में। पांड्य का अर्थ होता है प्राचीन देश। पांड्य का अर्थ क्या होता है? लेकिन सबसे प्राचीन वंश कौन सा है? चेर वंश, संगम काल का। कौन से काल का? संगम का। लेकिन पांड्य का अर्थ क्या होता है? प्राचीन देश। इनका जो समाज था वो था मातृ सत्तात्मक। क्या था बता दो? कि जो भी नाम से पहले माता का नाम लगाना, या माता के जो भी वंश में जो चलता था उन्हीं को आगे प्रोसेस करते थे। समझ आ पा रहे हैं? और पितृ सत्ता अभी क्या है? पितृ सत्तात्मक है। पिता का जो भी सरनेम है, वंश है, वही आगे चलता है। समझ आ पा रहे हैं? लेकिन ये जो समाज था पांड्य वंश वाला, वो क्या था? और जो सातवाहन वंश भी था, कौन सा वंश? वो भी था कौन सा? मातृ सत्तात्मक ज्यादातर। समझ आ पा रहा है? चलो यहां पर देखते हैं, इनका जो क्षेत्र था वो था मोतियों के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए प्रसिद्ध था? अब तमिलनाडु का जो एरिया है, आज भी वो क्षेत्र मोतियों के लिए फेमस है। जो जहां पांड्य वंश वाले रहते थे, आज भी वो क्षेत्र किसके लिए फेमस है? मोती उत्खनन के लिए बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है, जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। आज भी वहां मोतियों का उत्खनन किया जाता है समुद्री क्षेत्रों में। आया बात समझ में? और इनकी राजधानी क्या था बता दो? मदुरै। क्वेश्चन बहुत बार आता है। पांड्य वंश की राजधानी मदुरै। इनका चिन्ह, राज चिन्ह होता था मछली। क्या होता था? और तीनों संगमों का आयोजन कौन किए थे? पांड्य वंश वाले लोग ही किए थे। समझ आ पा रहे हैं? पहला, दूसरा और तीसरा। पहला संगम का अध्यक्ष कौन किया था? अगस्त ऋषि। दूसरा वाला अगस्त ऋषि और तोल्कापियर। और तीसरे वाले का नक्कियर। तीसरे वाले का कौन है? नक्कियर। समझ आ पा रहा है? तो क्वेश्चन आए, संगम काल में तीनों संगमों का आयोजन कौन किया था? तो पांड्य वंश वाले लोग ही किए थे। आ रहे हैं तक समझ में? आया ना? चलो पांड्य वंश की जो जानकारी मिली है इंडिका पुस्तक में, मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। मेगास्थनीज के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था? तो इंडिका में पांड्य वंश की जानकारी मिला है। और इस पुस्तक के अनुसार बताया गया है कि इसका पहला शासक कौन था? क्या लिखा है? नोडियोन। क्या लिखा है? नोडियोन, जिसने समुद्र पूजा प्रारंभ किया था। कौन सी पूजा? अब समुद्र के तट पे रहते थे, तो जैसे हम लोग जमीन की पूजा करते हैं, वैसे लोग किसकी पूजा करते थे? समुद्र की पूजा करते थे। क्योंकि समुद्र क्षेत्र में जाके पूरा मोतियों को उत्खनन करना, या जो भी मछली वगैरह पकड़ना, ये सब काम उन लोगों का चलता था। कहाँ? समुद्रों में। तो इन लोग क्या चालू किए थे? समुद्र पूजा। गणिका पूजा कौन चालू किया? अभी तो लिखे थे क्या? गलत है क्या? गलत बोलिए, कणिका, सॉरी हो जाता है। कौन सा पूजा है? तो कणिका पूजा सेन गुटवन। तो कौन सा वंश वाला था? चेर वंश वाला। पांड्य वंश वाले लोग क्या चालू किए थे? समुद्र की पूजा। किसकी पूजा? समुद्र की पूजा। तो प्रथम शासक याद रखना, फिर प्रतापी शासक। इसका भी प्रतापी शासक में देख लो नाम क्या है? नेडुजेलियन। क्या नाम है? नेडुजेलियन। तो ये याद रखना, मेन। समझ आ पा रहे हैं? प्रथम शासक में नोडियोन। प्रथम शासक
प्रतापी शासक नेडुजेलियन, प्रतापी शासक नेडुजेलियन। और इनका जो राजधानी क्या था, मदुरै। तो मदुरै को वर्तमान में क्या बोलते हैं, त्योहारों का शहर। ये क्वेश्चन आता है, त्योहारों का शहर किसे कहा जाता है, मदुरै को कहा जाता है। ये लेकिन ये अभी कहा जाता है, समझ आ पा रहा है। और मदुरै प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी, पांड्य वंश वालों की। किसकी राजधानी थी, पांड्य वंश। मालाबार में कौन रहते थे, चेर वंश वाले। कौन रहते थे, चेर वंश। और दक्षिणी तमिलनाडु में पांड्य वंश। दक्षिणी तमिलनाडु में, चलो पांड्य वंश की जानकारी देख लो कहां कहां से मिला है। तो सबसे पहले क्या बताओगे, अशोक के शिलालेखों में पांड्य वंश की जानकारी है। दूसरा, महाभारत में, रामायण नामक पुस्तक में। और इंडिका, इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। और यहां पर पांड्य वंश के लिए कौन से शब्द का उपयोग किया गया है, माबर नाम से वर्णन है। क्या नाम से वर्णन है, पांड्य वंश को वहां माबर के नाम से लिखा गया है। समझ आ पा रहे हैं। लेकिन हम उसको क्या पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी जो महाभारत रामायण ये सब में इसको पांड्य वंश बोले हैं, लेकिन इंडिका पुस्तक में इसको क्या बोले हैं, माबर नाम से क्या किया गया है, वर्णन। और ये धीरे बहुत, देखो संगम काल हम जो था, वो संगम जो जितने समय तक तीनों संगम हो गया तो उसको संगम काल बोल देते हैं। लेकिन संगम काल में जो वंश आए वो आगे और लंबे समय तक चले थे। जैसे कि देखो ये कब तक चला, 5वीं सदी तक। 5वीं सदी का मतलब 400 से लेकर 499 तक को 5वीं सदी बोलेंगे। फिर 6वीं सदी कब से चालू होगा, नहीं सॉरी 400, देखो छठ मतलब 6 आ गया मतलब 6वीं शताब्दी। मैं गलत बोल दिया, सॉरी। एक मिनट, यहां पर देखो ध्यान से क्या बोला मैं। शताब्दी को हम कहां से गिनेंगे, जैसे कि जीरो से लेकर, कहां से लेकर, जीरो से लेकर, अगर मैं चले जाता हूं कहां तक, नहीं जीरो से लेकर 99 तक, जीरो से लेकर कहां तक, ये हमारा क्या है, प्रथम शताब्दी। समझ आ पा रहा है। फिर आ जाऊंगा यहां पर 100 से लेकर 199 तक, ये क्या है, दूसरी शताब्दी। समझ आ पा रहे हैं। फिर देखो यहां पर क्या आ जाएगा, 200, दो जुड़ गया मतलब एक आगे बढ़ा दोगे, तीसरी शताब्दी हो जाएगा। ठीक है, 200 से लेकर कब तक, 299 तक, कौन सी शताब्दी, तीसरी शताब्दी। ऐसा बोल रहा हूं, समझ आ रहा है, हाँ है ना। तो आप बताओ 5वीं शताब्दी या 5वीं सदी कब से कब तक को बोलेंगे, 400 से लेकर 499 तक का समय क्या कहलाता है, 5वीं शताब्दी। फिर 500 से लेकर 599 6वीं शताब्दी। अभी क्या चल रहा है, 21वीं सदी। क्या चल रहा है, तो क्या कब से लेंगे, 2000 से लेकर 2099 तक क्या है, 21वीं सदी। क्या है बता दो, 21वीं सदी। समझ आ पा रहे हैं। मतलब देखो 20 है तो एक जोड़ के बता दो 21। समझ आ रहा है। 4 है तो एक जोड़ के बता दो 5, आए ना। 1 है तो 2, 0 है तो 1। समझ आ पा रहे हैं। तो एक कम करके लिखते हैं, एक बढ़ा के बताते हैं, कभी भी आए कि नहीं समझ में। सदी को ऐसे ही लिखा जाता है, समझ जाओगे यहां तक। चलो, तो पांड्य वंश के बारे में इतना याद रह गया। पांड्य वंश का पहला राजा कौन था बता दो, जल्दी बताओ, नोडियोन। प्रतापी राजा में नेडुजेलियन। सबसे मेन क्वेश्चन यहां से आता है, त्योहारों का शहर किसको बोलते हैं, मदुरै किसकी राजधानी, पांड्य वंश वालों की। तो पांड्य वंश का याद रहेगा। आगे बढ़े, चलो अब हमारा कौन सा वंश आएगा, चोल वंश। कौन सा वंश आता है, चलो चोल वंश के बारे में यदि हम देखें तो चोल वंश का अर्थ होता है नया देश। या चोल का अर्थ क्या होता है, नया देश को, चोल का अर्थ क्या होता है, नया देश। चोल वंश की पहली जानकारी जो मिली थी अष्टाध्यायी पुस्तक में। कौन सी पुस्तक में, कि भाई दक्षिण भारत में कोई वंश है चोल वंश करके, ऐसा हमें कहां से प्रमाण मिला, अष्टाध्याय के लेखक पाणिनि किसके दरबार में रहता था, ये बता दो बस। अभी अभी कल ही का बात है शायद, ये पाणिनि नहीं लिखेंगे जल्दी, पाणिनि किसके दरबार में रहता था, कल ही तो लिखाया था क्या, कल किसके दरबार वाले देखे थे, अच्छा वो कुछ और है क्या, अच्छा वो बाण भट्ट है, सॉरी क्या था, हर्षवर्धन के दरबार में कौन रहता था, वो बाण भट्ट है ना। ये क्या है, पाणिनि। पाणिनि के बारे में भी लिखे हैं, पिछला आप पन्ना देख सकते हैं पलट के। समझ आ पा रहा है।
तो अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि। और पाणिनि के द्वारा जो पुस्तक लिखा है कि उसमें किसकी जानकारी मिला है? चोल वंश। और ये तमिलनाडु के लगभग पूर्वी क्षेत्रों में इनका निवास था। किस क्षेत्र में? दक्षिण क्षेत्र में कौन रहते थे? पांड्य वाले। केरल क्षेत्र में चेर वंश, और तमिलनाडु के पूर्वी क्षेत्र में चोल वंश रहते थे। और इनकी प्रथम राजधानी था उरईउर करके। क्या नाम था? उरईउर। और इनकी मुख्य राजधानी था तंजौर। क्या था बता दो? तो हमारे कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। चोल वंश की राजधानी क्या था? तंजौर। चोल वंश की राजधानी। पांड्य वंश की राजधानी मदुरै। पांड्य वंश की राजधानी। और राजधानी से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्योंकि और कुछ खास क्वेश्चन ज्यादा बनता नहीं है इनका, तो राजधानी उठा के कभी पूछ देते हैं। आए बात समझ में? आगे बढ़े। चलो तो देख लो, प्रथम राजधानी में उरईउर, लेकिन ये मुख्य राजधानी बोल देगा तो तंजौर। लेकिन बोल देगा दूसरी राजधानी, क्या बोल देगा? मुख्य को कोई नंबर नहीं दे रहे हम लोग, समझ आ पा रहे हैं? दूसरी राजधानी था कांचीपुरम। क्या था बता दो? और ये सब कहाँ है? सब तमिलनाडु में। सब कहाँ है बता दो? उरईउर बोलो, तंजौर हो गया, कांचीपुरम, सब कहाँ है? तमिलनाडु में। इनका राज चिन्ह क्या है? अच्छा, मछली किनका था? पांड्य वंश। क्योंकि मछली और किनकी पूजा करते थे लोग? समुद्र की। और क्या कार्य करते थे? मोतियों का उत्खनन। तो आज भी वो क्षेत्र किस लिए फेमस है? मोती उत्खनन का क्षेत्र है। उरईउर उस समय क्यों फेमस रहा? तो उरईउर से होता था सूती वस्त्र का प्रसिद्ध केंद्र था। सूती वस्त्र का निर्माण दक्षिण भारत में होता था उस समय, और उस जगह का नाम क्या है? उरईउर। इसीलिए फेमस रहा। आज भी इसका नाम क्वेश्चन जब भी आता है कि उरईउर अपने समय में क्यों फेमस रहा बता दो, तो वो सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र था। और चोल जो साम्राज्य है ये कावेरी नदी के उपजाऊ मैदान में निवास करते थे। कौन सा नदी? कावेरी नदी। क्योंकि देख लो, कृष्णा के नीचे कौन सा नदी आता है? कावेरी। तो कावेरी नदी वाला जो क्षेत्र है उस उपजाऊ मैदान में कौन रहते थे बता दो? चोल वंश रहते थे। तो इनको अच्छा फसल उत्पादन हो जाता था, खेती किसानी अच्छा करते थे, तो इनको पानी भी बहुत ज्यादा अच्छा मात्रा में मिल रहा था। समझ आ रहा ना? मतलब धीरे धीरे करके डेवलपमेंट जो हुए वो चोल वंश वाले हुए थे। कौन हुए थे? चोल वंश वाले। तीनों में से जो वंश आगे बढ़ा वो कौन बढ़ा बता दो? चोल वंश। चेर वंश तो जल्दी खत्म हो गया है ना? चेर वंश कब खत्म हो जाता है? लगभग 190 ईस्वी के आसपास उसका खत्म हो जाता है। ठीक है। फिर आगे आया पांड्य वंश, जो कब तक चला? 5वीं सदी तक ये भी चला था। लेकिन 5वीं सदी के बाद आगे हमको इसको 8वीं सदी में फिर इसका उदय होता है। कौन सदी में? तो इसको 2 बार पढ़ना पड़ता है। समझ आ रहा है? एक संगम काल वाले में भी पढ़ेंगे और आगे 8वीं सदी के समय में भी पढ़ा जाता है। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? चलो, चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था करिकाल। क्या था बता दो? करिकाल। करिकाल भारत से भी दूर क्षेत्रों को जीतता था, क्योंकि स्थल क्षेत्र में आता था तो बहुत सारे संकट उत्पन्न हो जाते थे। इतने सारे राजा महाराजा सबसे लड़ते बढ़ते बहुत तकलीफ हो जाता था। तो वो समुद्र मार्ग को चुन लिया। किसको चुन लिया? और समुद्र मार्ग को चुनकर करिकाल ने किसको जीत लिया? श्रीलंका को। किसको जीत लिया? तो श्रीलंका भी किसका हिस्सा हो गया था? चोल वंश के समय में भारत का हिस्सा। फिर वो बाद में और अलग हो जाता है। समझ आ पा रहा है? और वो रामायण काल से फेमस है श्रीलंका। तो श्रीलंका को किसने जीता था? करिकाल ने। कौन सा वंश का राजा था? चोल वंश का। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना। और इसने करिकाल ने कावेरी नदी पर एक डैम भी बनवाया था अपने समय में, जो भारत का पहला बांध है। भारत का क्या है बता दो? पहला बांध किस नदी पर बना था इतिहास में? कावेरी नदी पर बांधों का क्या किया गया था? निर्माण। और यहाँ बांध बनाने के लिए श्रीलंका से आदमी लोगों को बुलाए थे। कहां से बुलाए थे? श्रीलंका से बुलाए थे पूरे मजदूरों को कि बांध बनाए जाए ऐसा करके। समझ आ पा रहा है? तो सबसे पहला डैम किस नदी पर बना था? किसने बनवाया था? करिकाल। कौन बनवाया था? करिकाल ने बनवाया था। समझ आ पा रहा है? आया ना? करिकाल के समय ही एक बंदरगाह था जिसका नाम था फुहार बंदरगाह, जिसको हम कावेरी पट्टनम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कावेरी पट्टनम बंदरगाह या फुहार बंदरगाह। किसके समय था आपका? करिकाल। और 5वीं सदी के आते आते आपका चोल वंश लगभग क्या हो गया? कमजोर। तो उस समय तो समाप्ति हो गया, लेकिन वंश वाले जीवित थे बहुत सारे लोग। तो उसी में से ही आगे चल के पुनः इस वंश का उदय होगा। किस सदी में? 8वीं सदी में, लगभग 3 सदी के बाद। समझ आ रहा है?
3 सदी के बाद मतलब 300 साल के आसपास, उतने साल बाद फिर से चोल वंश का उदय होता है दक्षिण भारत में। समझ आ पा रहा है ना? तो संगम काल में कितने वंश चले थे? 3 वंश। कितने वंश? 3। पहला बताओ, चेर वंश। पहला चेर, दूसरा दूसरा पांडे, और तीसरा चोल वंश। तीसरा क्या था? चोल वंश। चोल वंश कब कमजोर हो गया? 5वीं सदी में कमजोर हुआ है। तो उसका क्षेत्रों का देखेंगे आगे कौन आ जाएगा, उसको अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना? क्योंकि दक्षिण भारत में नीचे तरफ राष्ट्रकूट वंश वाले और भी वंश वाले थे जो उन क्षेत्रों को विस्तार करके जीत लिए थे, लेकिन बाद में राष्ट्रकूट वालों को फिर चोल वंश वालों को हरा देंगे। समझ आ पा रहा है? तो उसके बाद मतलब राष्ट्रकूट अभी बीच में एंट्री लेगा। कौन सा वंश वाला? राष्ट्रकूट वंश। ये सब अपन को इसमें देखने मिलता है। आ रहा बात समझ में? है ना? चलो, तो ये हो गया हमारा संगम काल खत्म। कौन सा काल खत्म? दक्षिण भारत का अभी राजवंश खत्म नहीं हुआ है। अभी कौन सा काल खत्म है? संगम काल। संगम काल के बाद हम राष्ट्रकूट वंश और कुछ कुछ वंश देखेंगे जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में थे। उसको समझ आएगा, 1 या 2 दिन में पूरा हो जाएगा आपका। समझ आ पा रहा है ना? तो आज यहीं तक करें, कल इसके बाद नया वंश अपन स्टार्ट करेंगे, लेकिन याद रहे चोल वंश वाले और आएंगे करके। समझ आ पा रहा है?